नमस्कार बच्चों, ज्ञानदायिनी क्लासेज में मैं सरोज सांगवान आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की हिंदी क्लास में हम 12th क्लास की हिंदी बुक वितान भाग 2 के पाठ 1 सिल्वर वेडिंग का सार समझेंगे। सिल्वर वेडिंग सुप्रसिद्ध कथाकार मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक संवेदनशील कहानी है। इस कहानी में अपने आदर्श किसनदा के संस्कारों और जीवन मूल्यों से जुड़े यशोधर बाबू और उनके आधुनिक परिवेश में बड़े हो रहे बच्चों की नई सोच के अंतर को चित्रित किया है। इस कहानी में यह पूर्णतः सत्य है कि आधुनिक पीढ़ी मानवीय मूल्यों को ताक पर रख रही है। वे केवल अपने तरीके से ही सोचते हैं, फिर चाहे परिवार के अन्य सदस्य उनसे कितने ही असंतुष्ट क्यों न हो। कहानी में मूल रूप से पीढ़ी अंतराल को दिखाया गया है, यानी जनरेशन गैप को दिखाया गया है। यशोधर बाबू की पत्नी तो फिर भी बच्चों के साथ ढल जाती है, उन्हीं की तरह सोचने समझने लग जाती है, उनकी बातों को समझती है, परंतु यशोधर बाबू वही पुरानी पीढ़ी की तरह ही चलते हैं, पुराने विचारों के साथ ही चलते हैं। तो आइए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। सिल्वर वेडिंग, जो मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित है। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की एक प्रमुख कहानी है। लेखक ने इस कहानी में सेक्शन ऑफिसर वीडी पंत के चरित्र चित्रण के माध्यम से आधुनिक पारिवारिक परिस्थितियों को प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयास किया है। यशोधर पंत अपने ऑफिस में आखिरी फाइल को लाल फीता बांधकर अपनी घड़ी के अनुसार, जिसमें 5:30 हो रहे हैं, आज की छुट्टी करते हैं। उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी उनकी वजह से 5 बजने के बाद भी दफ्तर में बैठने के लिए मजबूर हैं। यानी दफ्तर का समय 5 बजे है, लेकिन यशोधर बाबू 5:30 बजे तक बैठते हैं, तो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को भी वहाँ मजबूरी में बैठना पड़ता है। उनकी यह आदत है कि वे अपने कर्मचारियों की थकान दूर करने के लिए कोई मनोरंजक बात जरूर करते हैं। यह आदत उन्हें अपने आदर्श कृष्णानंद, यानी जिनको वो किसनदा बोलते थे, कृष्णानंद पांडे से परंपरा में मिली है। यानी उन्हीं की तरह वो बातें करते हैं, उन्हीं की तरह व्यवहार करते हैं। यशोधर पंत बहुत ही गंभीर, काम के प्रति ईमानदार और मिलनसार व्यक्ति हैं। कई बार छोटे कर्मचारियों द्वारा की गई गलत बातों को भी वे हंसी में उड़ा देते हैं। दफ्तर की घड़ी में 5:25 होते हैं, तो वे दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुस्ती पर कटाक्ष करते हुए, यानी टोंट करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। इसी बात को लेकर वे बहस भी करते हैं और हंसते भी हैं। यह उनको ससुराल में शादी में मिली थी। बातों बातों में पता चलता है कि यशोधर पंत की शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। सभी कर्मचारी यशोधर बाबू को बधाई देते हैं। एक कर्मचारी चहक कर कहता है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर, आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। शादी के 25 साल पूरे हो गए हैं। सेक्शन के सभी कर्मचारियों की जिद पर यशोधर बाबू उन्हें 10-10 के 3 नोट निकाल कर देते हैं, परंतु इस चाय पार्टी में वे स्वयं शामिल नहीं होते हैं। उनका मानना है कि उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप करने में वक्त बर्बाद करना किसनदा की परंपरा के विरोध है। यानी किसनदा भी जो उनके आदर्श थे, वो इस तरह की बातों में समय बर्बाद नहीं करते थे, तो उनकी परंपरा के विरुद्ध है, तो वो भी ऐसा नहीं करते। यशोधर पंत मूलतः अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। उन्होंने वहीं के रैमजे स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक के पश्चात वे पहाड़ से उतरकर दिल्ली आ गए थे। यानी वहाँ अल्मोड़ा को छोड़कर वे फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने किसनदा के घर पर शरण ली। किसनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। यानी जो भी पहाड़ों की तरफ से लड़के आते थे, उनको जब तक रहने की सही जगह नहीं मिलती थी, तब तक वो किसनदा के पास रुक जाते थे। किसनदा अपने घर में उनको शरण दे देते थे। वहाँ वे सभी मिलकर पकाते और खाते थे। जिस समय यशोधर दिल्ली आए थे, उस समय उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जब तक नौकरी के लिए सही उम्र हो, यशोधर किसनदा के यहाँ रसोइया बनकर रहे। यानी वो छोटे ही थे, सरकारी नौकरी लायक उनकी उम्र नहीं हुई थी, तो जब तक वो यशोधर किसनदा के घर पर ही खाना वगैरह बनाने का काम करने लगे। बाद में किसनदा ने अपने ही नीचे यशोधर को नौकरी दिलवाई और दफ्तरी कार्य में उनका मार्गदर्शन किया। यानी बाद में उन्होंने अपने ही ऑफिस में उसको काम दिलवा दिया। आजकल यशोधर दफ्तर में पैदल आने जाने लगे। उनके बच्चे नहीं चाहते थे कि उनके पिता साइकिल पर दफ्तर जाएं, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक
युवा हो गए हैं। यानी यशोधर बाबू साइकिल पर ऑफिस जाते थे, लेकिन उनके बच्चों को ये पसंद नहीं था कि उनके पिताजी साइकिल से ऑफिस जाए। बच्चे चाहते थे कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती थी। यानी वो स्कूटर को पसंद नहीं करते थे और बच्चे चाहते थे कि वो स्कूटर ले लें, तो वो इस चक्कर में वो पैदल ही वहाँ जाने लगे। और वे कार अभी लेने की स्थिति में नहीं थे, यानी कार लेने की उनकी हैसियत अभी तक हुई नहीं थी। तो दफ्तर से आते समय यशोधर बाबू प्रतिदिन बिरला मंदिर जाने लगे। वहीं उद्यान में बैठकर यानी बगीचे में बैठकर वो कोई प्रवचन सुनते तथा स्वयं भी प्रभु का ध्यान लगाने लगे। बच्चों और पत्नी को यह बात बहुत अखरती थी, यानी उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। सिद्धांत के धनी किशनदा की भांति यशोधर बाबू भी इस आलोचना को अनसुना कर देते थे। यानी वो उनके जो घर वाले हैं उसके बारे में कुछ भला बुरा कहते थे, तो वो उन बातों को ज़्यादा दिल से नहीं लगाते थे, उन्हें अनसुना कर देते थे। बिरला मंदिर से पहाड़गंज आते समय वे घर के लिए साग सब्जी खरीद कर लाते हैं। किसी से अगर मिलना भी है तो वे इसी समय मिलते हैं। घर वे 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते थे, यानी 5:30 बजे उनकी ऑफिस से छुट्टी होती थी, तो रास्ते में वो अपने कार्य करते हुए 8 बजे तक घर पहुंचते थे। घर लौटते समय उनकी निगाह उस स्थान पर पड़ती जहां कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यानी जो किशनदा का जो घर था उस जगह पर 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। यशोधर बाबू को बहुत बुरा लगता है। यशोधर बाबू के घर देर से लौटने का कारण यह भी है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बातों को लेकर अक्सर मतभेद होने लगा था। वही जनरेशन गैप आ गया था उनमें, ठीक है। तो और इसी वजह से वे अब घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। जब बच्चे छोटे थे तब वे उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद किया करते थे। अब बड़ा लड़का भूषण एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी करने लगा है, उसे वहाँ 1,500 प्रति मासिक वेतन मिलता है, जबकि यशोधर बाबू रिटायरमेंट पर पहुंचकर ही इतना वेतन पा सके हैं। यानी उसका अच्छा खासा वेतन है। यशोधर बाबू को इतने साल हो गए हैं, वो रिटायरमेंट का समय आ गया है, तब जाकर उनकी 1,500 तनख्वाह हुई है, लेकिन उनके बेटे की लगते ही इतनी है, तो मतलब उस समय के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी थी। दूसरा बेटा दूसरी बार IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। यशोधर बाबू के लिए समझ सकना मुश्किल हो रहा है कि पिछले वर्ष उनका नाम एलाइड सर्विसेज में आ गया था, तब उसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया था। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। यानी तीनों ही बच्चे काफ़ी लायक हैं और उनकी एक बेटी भी है जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, और उनकी एकमात्र बेटी को कोई भी वर पसंद नहीं आ रहा है और तथा वह सभी प्रस्तावित वर अस्वीकार कर चुकी है, क्योंकि वो अपनी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है और अपना कैरियर उसमें बनाना चाहती है। लेकिन यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। यशोधर बाबू अपने बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, परंतु कभी कभी उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि यह खुशहाली भी किस काम की जो अपनों में भी परायापन पैदा कर देती है। जब उनके बच्चे गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा करते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। यानी उनकी हैसियत थोड़ी वो मतलब अच्छी है, लेकिन जो उनके गरीब रिश्तेदार हैं उनको वो ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो ये सब बातें यशोधर बाबू को बहुत बुरी लगती हैं। उनकी पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी तरह भी आधुनिक नहीं है। वैसे तो उनकी जो पत्नी है वो मतलब आधुनिक नहीं है, फिर भी मातृसुलभ मजबूरी में उन्हें अपने बच्चों की नज़र में आधुनिक बनना पड़ा। यानी अपने बच्चों के साथ वो चलने लगी, उन्हीं की तरह उनकी बातों को वो मानने लगी। पत्नी को यह मलाल है कि संस्कारों को निभाने के कारण उन्हें परिवार के कार्यों के बोझ तले दबना पड़ा। उसकी दृष्टि में ये सब पारिवारिक संस्कार अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। यानी जो पारिवारिक संस्कार थे वो अब ढोंग और ढकोसले हो गए हैं। यशोधर बाबू पत्नी की इस आधुनिकता का कई बार मजाक भी उड़ा चुके हैं। यानी वो वैसे तो आधुनिक है नहीं, लेकिन बच्चों की देखा देखी वो ऐसा करने को मजबूर हो गई हैं या करना चाह रही हैं। लेकिन
जो अभी पारिवारिक जो संस्कार हैं, पुरानी जो बातें हैं, उनको वो ढोंग और ढकोसला बोलती है। तो यशोधर बाबू उसकी इस आधुनिकता का मजाक उड़ाते हैं। परंतु असल बात तो यह है कि तमाशा तो स्वयं उनका ही बन रहा है। कई बार यशोधर बाबू को लगता है कि वे भी किशनदा की तरह घर गृहस्थी का यह सब बवाल छोड़कर जीवन को समाज के लिए ही समर्पित कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यानी किशनदा थे वो अनमैरिड थे, विवाहित नहीं थे। तो ये कहते हैं कि मैं तो बिना बात ही इस घर गृहस्थी में उलझ गया, अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित कर देता तो अच्छा रहता। उनको यह भी ध्यान है कि किशनदा का बुढ़ापा ज़्यादा सुखी नहीं रहा। कुछ साल वे राजेंद्र नगर में किराए पर रहे और फिर अपने गांव लौट गए, जहां साल भर बाद, 1 साल के बाद यानी उनकी मौत हो गई। जब यशोधर बाबू ने उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो किसी ने यही जवाब दिया कि जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ, यानी उनकी मौत का कारण नहीं पता है कि उनके साथ क्या हुआ है। यशोधर बाबू यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके बीवी बच्चे उनसे अधिक समझदार और सुलझे हुए हैं। बच्चों को पिताजी की इस गलती का अफसोस है कि अब्बा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भरकर बहुत बड़ी भूल की है। परंतु यशोधर बाबू को किशनदा की यह उक्ति अधिक ठीक लगती है कि मूर्ख लोग घर बनाते हैं और सयाने उनमें रहते हैं। यानी किशनदा घर बनाने के फेवर में नहीं थे। वो कहते थे कि घर बनाना मूर्खता का काम है और सयाने लोग उनमें रहते हैं। ठीक है, तो इसी चक्कर में यशोधर बाबू ने भी अपना खुद का घर नहीं बनाया। इसके कारण भी बच्चे उनसे नाराज हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, यानी जो सरकारी नौकरी है तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको सरकारी क्वार्टर मिलते हैं, और बाद में रिटायर होने पर जो गांव के पुश्तैनी घर हैं उनमें जाके रह लो। तो घर बनाने में पैसा वेस्ट क्यों करना, ये किशनदा का मानना था। रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर, परंतु यशोधर बाबू का पुश्तैनी घर टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा, यह भी वे खूब जानते थे। यानी उनको पता तो था कि उन्होंने गलती की है, पर वो मान नहीं रहे थे इस बात को, क्योंकि जो उनका पुश्तैनी जो घर था वो टूट फूट कर खंडर बन चुका होगा, ये वो अच्छे से जानते थे। बिरला मंदिर में प्रवचन सुनते समय जब जनार्दन शब्द उनके कानों में पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई। यानी उनके जीजा का नाम भी जनार्दन था। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वे उन्हें मिलने के लिए अहमदाबाद जाना चाहते हैं। जीजाजी का हाल चाल जानना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। बच्चों से भी वे ऐसी ही अपेक्षा रखते हैं कि वे पारिवारिकता के प्रति रुचि ले, परंतु पत्नी और बच्चों को यह बात मूर्खतापूर्ण लगती है। यानी कि बच्चे अपने परिवार के साथ मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते, जो उनके परिवार के लोग हैं। तो ये बातें किशनदा को ज़्यादा पसंद नहीं थी कि ये भी कोई बात है। हद तो तब हो गई जब कमाऊ बेटे ने यहाँ कहा कि आपको बुआ के यहाँ भेजने के लिए पैसे मैं तो नहीं दूंगा, यानी आपको जाना है तो जाओ, उसके लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। जबकि यशोधर बाबू खुद इतना पैसा कमा रहे थे। तो उसको ये बातें काफ़ी बहुत ही अजीब लगी और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जब भी यशोधर बाबू को कोई काम करते थे, जब भी कोई यशोधर बाबू कोई काम करते थे तो किशनदा से सलाह जरूर लिया करते, और वे भी अपेक्षा अपने बच्चों से ही रखते हैं कि वो भी ये ऐसा सोचते हैं कि जैसे मैं किशनदा से सलाह लेता था, मेरे बच्चे भी मुझसे सलाह लें। परंतु बच्चे कहते, अब्बा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछे। यानी आप तो पुराने विचारों के हैं, हम नए विचारों के हैं, और हम जो आप बात तो जानते ही नहीं वो आपसे क्या पूछना। यशोधर बाबू को यह अनुभव होने लगा था कि बच्चे अब उनके अनुकूल नहीं सोचते, यानी उनके जैसे नहीं सोचते। इसलिए बच्चों का यह प्रवचन सुनकर के सब्जी मंडी चले जाते थे। वे सोचते जा रहे थे कि उन्हें भी अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी ओर से यह प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाज़ार जाकर दालें लाना, डिपो से कोयला लाना आदि ये सब काम आप छोड़ दें, अब हम कर दिया करेंगे। यानी बच्चे बड़े हो गए थे तो वो चाह रहे थे कि ये सब जिम्मेवारी वो बच्चे ले लें, लेकिन बच्चों ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा भी नहीं कि ये काम हम कर लेंगे। 1-2 बार उन्होंने बच्चों से कहा भी तो घर में कोहराम मच गया। यानी उन्होंने कहा कि बच्चों ये काम कर दो, तो बच्चों ने मना कर दिया और घर में कोहराम मचा दिया।
बस तब से यशोधर बाबू ने यह सब कहना भी छोड़ दिया। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा है तब से बच्चे कहने लग गए, अब्बा हमारी समझ में यह नहीं आता कि इन सब कामों के लिए आप एक नौकर क्यों नहीं रख लेते। कमाऊ बेटा तो नमक छिड़कते भी ये कहता है, नौकर की तनख्वाह मैं दे दूंगा। यशोधर बाबू को अपने बेटे की यह बात चुभती कि उसने अपनी नौकरी के रुपए कभी अपने पिता के हाथ में नहीं रखे, बल्कि अकाउंट ट्रांसफ़र से सीधा बैंक में चले जाते थे। यानी वे चाहते थे कि बेटा उनके हाथ में अपनी तनख्वाह ला कर दे, लेकिन उसकी जो तनख्वाह थी वो सीधा बैंक में चली जाती थी। वे सोचते हैं कि अगर उसे ऐसा ही करना था तो क्या वह अपने पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था, यानी सीधे ही बैंक में ही पैसे ट्रांसफ़र करवाने थे तो मेरे साथ ये भी ज्वाइंट अकाउंट भी तो खोल सकता था। हद तो तब हो गई जब बेटे ने पिता के क्वार्टर को अपना बना लिया। वह अपना वेतन अपने ढंग से अपने घर पर खर्च करता, कभी कारपेट, कभी पर्दे, कभी सोफ़ा सेट, कभी डनलप वाला डबल बेड और कभी सिंगार मेज़ यानी ड्रेसिंग टेबल लाए जा रहे हैं। यह भी बेटे ने कभी नहीं कहा, लीजिए पिताजी यह टीवी आपके लिए है, बल्कि वह क्या कहता कि मेरा टीवी है, समझे, कोई इसे छुएगा नहीं। ठीक है, तो वो यानी वो टीवी वो लेके आया था तो उस पर अपना सारा अधिकार जमा रहा था और कह रहा था कि मेरे टीवी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। घर में एक नौकर रखने की बात भी चल रही है। नौकर होगा तो इनका ही होगा। पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। यही सब सोचते हुए वे खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए रास्तों को पार करके उस क्वार्टर में पहुंचते हैं। बाहर बदरंग तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंत, यानी खुद के घर में ही वे आते हैं। घर पहुंचते ही यशोधर बाबू को एक बार तो लगा कि वह किसी गलत जगह पहुंच गए। घर के बाहर एक कार और कुछ स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। कुछ लोग विदा ले रहे हैं। बाहर बरामदे में कागज़ की झालरें और गुब्बारे लटके हैं। रंग बिरंगी रोशनियाँ जल रही थी। फिर उन्हें अपना बेटा भूषण पहचान में आया, जो अपने बॉस को विदा कर रहा था। उसकी पत्नी और बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही थी। बेटी ने जीन और बिना बाजू का टॉप पहन रखा था, यानी जीन्स टॉप पहन रखा था। यशोधर बाबू ने उसे ऐसे कपड़ों से कई बार मना किया है। यशोधर बाबू को जीन्स टॉप पहनना पसंद नहीं था तो उन्होंने कई बार उसको मना किया, लेकिन वह इतनी ज़िद्दी है कि ऐसी वेशभूषा को पहनती है और माँ भी उसी का साथ देती है। यानी यशोधर बाबू को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और उसकी माँ उसे कुछ कहती नहीं थी। जब कार वाले विदा हो गए, यशोधर बाबू घर पहुँचे। बड़े बेटे ने झिड़की सी सुनाई, अब्बा आप भी हद करते हैं। सिल्वर वेडिंग के दिन 8:30 बजे घर पहुँचे। अभी तक मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। शर्मीली हंसी के साथ यशोधर बाबू बोले, हम लोगों के यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? जब से तुम्हारा बेटा कमाने लगा है, किसी रिश्तेदार ने कहा। यशोधर बाबू इस बात से भी खफा है कि घर में भूषण रिश्तेदारों के लिए विस्की लाया है, यानी उसका जो बेटा है वो रिश्तेदारों के लिए विस्की लेकर आया है। जब भूषण अपने मित्रों को यशोधर बाबू का परिचय करवाता है तो वे सभी उसे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे कहते हैं और जवाब में यशोधर बाबू थैंक यू बोलते हैं। अब बच्चों ने विलायती परंपरा केक काटने के लिए कहा तो यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। उन्होंने संध्या से पहले केक काटने से मना कर दिया, यानी पूजा पाठ करने से पहले वो केक नहीं काटना चाहते थे और अपने कमरे में चले गए। शाम को 15 मिनट वे संध्या करने में लगाते थे, यानी 15 मिनट तक वो पूजा पाठ करते थे, परंतु आज 25 मिनट लगा दिए। संध्या में बैठे बैठे वे किसंदा के संस्कारों के बारे में सोचने लगा। पीछे आकर पत्नी झिड़कते हुए बोली, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू लाल गमछे में ही बैठक में चले आए। यह लाल गमछा पहनकर बैठक में आना बच्चों को असहज लग रहा था, यानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि गेस्ट भी आए हुए थे तो वो काफ़ी उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। खैर, बात उपहारों के पैकेट खोलने की चली तो भूषण सबसे बड़ा पैकेट खोलते हुए बोला, इसे ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन।
आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं अब्बा फटा फुल ओवर पहनकर जाते हैं, जो बहुत बुरा लगता है। आप इसे पहनकर ही जाया कीजिए। थोड़ा नैन नोकर करने के बाद यशोधर बाबू ने पहनते हुए कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन। उनकी आंखों में चमक सी आ गई, यानी उन्हें अच्छा लगा। परंतु उन्हें यह बात चुभ गई कि उनका यह बेटा जो यह कह रहा है कि आप सवेरे दूध लाते समय इसे पहन लिया करें, वह यह नहीं कहता कि दूध मैं ला दिया करूँगा। बात वहीं की वहीं कि बेटा दूध वगैरह लाने का जिम्मा नहीं ले रहा था, तो उसे ही लेके आना है, जो यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस ड्रेसिंग गाउन में यशोधर बाबू के अंगों में किसनदा उतर आई, यानी उनको ऐसा लगा कि किसनदा हैं जिनकी मौत जो हुआ होगा से हो गई थी, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा, उससे उनकी मौत हो गई थी। तो ये थी हमारी कहानी सिल्वर वेडिंग। आपको यदि अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।